स्वागत है आपका पढ़ती पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्ते। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पहले 2 अध्यायों सोर्सेज एंड अप्रोचेस और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पर आज हम गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी तैयारी के नजरिए से। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, उन्हें देखने के अलग अलग नजरिए कौन से हैं। और ये यूरोपीय शक्तियां भारत क्यों और कैसे आईं, और सबसे जरूरी सवाल भाई, अंग्रेज यहाँ कामयाब कैसे हुए। इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल, और इसे हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब PYQs के फ्रेमवर्क में देखेंगे। जैसे मेंस में अक्सर सवाल आता है ऐतिहासिक स्रोतों के महत्व पर। हाँ, आता है। या फिर वो 2014 मेंस का सवाल याद है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं भारतीय सैनिक होने के बावजूद मजबूत भारतीय शासकों को क्यों हरा सकी। हाँ, बिल्कुल। तो इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस की एनालिसिस दोनों को साथ लेकर चलेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले नींव की बात करते हैं, इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेज। चैप्टर 1 इसी पर है। मेंस के लिहाज से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आधुनिक भारत का इतिहास लिखते वक्त हम किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। हाँ, और ये स्रोत मतलब काफी डाइवर्स हैं। सबसे पहले हैं आर्काइवल मटेरियल्स, आप कह सकते हैं सरकारी दस्तावेज। अच्छा। इसमें दिल्ली स्थित नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सबसे अहम है, जहां केंद्र सरकार के रिकॉर्ड्स हैं। फिर राज्य सरकारों के आर्काइव्स हैं, जैसे पुराने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स और यहाँ तक कि पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशंस के रिकॉर्ड्स भी। जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अच्छा, तो इनसे मतलब एक ऑफिशियल नजरिया मिलता होगा। हाँ, इनसे हमें उस समय के प्रशासन और ऑफिशियल पर्सपेक्टिव का पता चलता है। प्रेसिडेंसी रिकॉर्ड्स मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये तो हुए भारतीय आर्काइव्स। विदेशी आर्काइव्स की क्या भूमिका है? उनकी भी अहम भूमिका है, जैसे लंदन में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, सुना है। ब्रिटिश म्यूजियम में वायसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे बड़े अधिकारियों के प्राइवेट पेपर्स मिलते हैं। इनसे नीतियों के पीछे की सोच का अंदाजा लगता है। अच्छा। इतना ही नहीं, क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटीज के आर्काइव्स भी हैं, जो उस समय के सामाजिक धार्मिक बदलावों पर रोशनी डालते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखें, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन में। ठीक है जी। सरकारी फाइलों के अलावा आम लोगों की आवाज या समाज की झलक किन स्रोतों से मिलती है? उसके लिए हमें पब्लिश्ड सोर्सेज देखने होंगे। सरकारी रिपोर्ट्स जैसे जनगणना, सर्वे, गजेट्स तो हैं ही, लेकिन न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो तो होंगे ही। सोचिए, 19वीं-20वीं सदी के अमृता बाजार पत्रिका या द हिंदू या तिलक का केसरी ये सिर्फ खबरें नहीं देते थे, ये जनमत बनाते थे, बहस छेड़ते थे। सही बात है। प्रीलिम्स में अक्सर अखबार और उनके संस्थापकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे द हिंदू, GS अय्यर, विराघवाचारी। बिल्कुल। ये तो हुई पब्लिक डिबेट की बात। व्यक्तिगत स्तर पर क्या मिलता है? मतलब किसी की डायरी वगैरह? हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर हमें मेमोआर्स मिलते हैं, संस्मरण, बायोग्राफीज, जीवनियां, ट्रैवल अकाउंट्स, यात्रा वृत्तांत। अच्छा। 18वीं-19वीं सदी के भारत की काफी रोचक तस्वीरें इनमें दिखती हैं। फिर ओरल एविडेंस है, मतलब मौखिक परंपराएं। क्रिएटिव लिटरेचर है, जैसे उपन्यास, कविताएं और पेंटिंग्स भी इतिहास को समझने में मदद करती हैं। फिर हैं प्राइवेट आर्काइव्स, व्यक्तियों और परिवारों के कागजात, जैसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML जिसे कहते हैं, वहां स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र मिलते हैं। हाँ। या फिर बिजनेस हाउसेज और बैंकों के रिकॉर्ड, जो आर्थिक इतिहास के लिए जरूरी हैं। तो स्रोतों की कई परतें हैं, आर्काइवल, पब्लिश्ड, प्राइवेट, ओरल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, कई तरह के। सही कहा। स्रोत तो मिल गए, लेकिन इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह तो है नहीं, उसे देखने का नजरिया भी होता है। बिल्कुल। यही बात हमें चैप्टर 1 के दूसरे हिस्से हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन पर लाती है। मेंस में इस पर अक्सर एनालिटिकल सवाल बनते हैं ना, कि कैसे अलग अलग दृष्टिकोण इतिहास की हमारी समझ को बदलते हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनियल अप्रोच की, जैसे जेम्स मिल हैं, विंसेंट स्मिथ हैं। इन इतिहासकारों ने जो लिखा, उसमें अक्सर भारत को पिछड़ा हुआ एक स्थिर समाज दिखाया गया और ब्रिटिश शासन को एक तरह से सिविलाइजिंग मिशन की तरह जायज ठहराया गया। अच्छा, मतलब अपने शासन को सही साबित करने के लिए। हाँ,
उनका लेखन कहीं न कहीं साम्राज्यवादी हितों से प्रेरित था। जाहिर है, इस नजरिए की प्रतिक्रिया भी हुई होगी। नेशनलिस्ट अप्रोच इसी प्रतिक्रिया से उपजा, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आरसी मजूमदार, ताराचांद जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक दावों को चुनौती दी और भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास लिखा। उन्होंने प्राचीन भारत के गौरव पर जोर दिया, स्वतंत्रता आंदोलन को महिमा मंडित किया। हालांकि इस कोशिश में कह सकते हैं कई बार वे अतिशयोक्ति या कुछ पहलुओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति भी दिखाते हैं। अच्छा, यानी एक पक्ष के जवाब में दूसरा पक्ष। हाँ, लेकिन क्या कोई ऐसा दृष्टिकोण भी था जो आर्थिक पहलुओं पर ज्यादा केंद्रित हो? हाँ, वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। आरपी दत्त की किताब इंडिया टुडे या एआर देसाई का सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इसके क्लासिक उदाहरण हैं। जी। ये दृष्टिकोण आर्थिक शोषण, वर्ग संघर्ष मतलब क्लास स्ट्रगल और उत्पादन प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन को इतिहास की मुख्य चालक शक्ति मानता है। अच्छा। देसाई ने तो भारतीय राष्ट्रवाद को 5 चरणों में बांटा है, ये दिखाते हुए कि कैसे अलग-अलग वर्गों के हित आंदोलन से जुड़े या टकराए। ये दिलचस्प है। क्या कोई ऐसा नजरिया भी है जो अभिजात्य वर्ग एलीट्स से हटकर आम लोगों के इतिहास पर फोकस करे? हाँ, वही है सबाल्टर्न अप्रोच यानी उपाश्रित दृष्टिकोण, जिसकी शुरुआत रणजीत गुहा ने की। रणजीत गुहा? हाँ, ये कहता है कि अब तक का इतिहास ज्यादातर एलीट्स, चाहे वो औपनिवेशिक हों या राष्ट्रवादी, के नजरिए से लिखा गया है। इसमें किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं की आवाज दब गई। सबाल्टर्न इतिहासकार इन्हीं नीचे के लोगों के प्रतिरोध और चेतना को सामने लाने की कोशिश करते हैं। वे राष्ट्रवाद की भी आलोचना करते हैं कि वो कैसे जाति, लिंग आदि के आधार पर शोषक हो सकता है। अच्छा, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है बिल्कुल। और एक और दृष्टिकोण है कम्युनलिस्ट अप्रोच, जिसका जिक्र स्पेक्ट्रम में है। इसका आधार क्या था? ये दृष्टिकोण असल में काफी हद तक औपनिवेशिक इतिहास लेखन की फूट डालो राज करो नीति पर आधारित है। अच्छा। ये मानता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान हमेशा से 2 अलग परस्पर विरोधी समुदाय रहे हैं, जिनके हित कभी एक नहीं हो सकते। इसी सोच ने सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी और आखिरकार देश के बंटवारे में भूमिका निभाई। तो मेंस के लिए यहाँ टेक अवे ये है कि हमें इन सभी दृष्टिकोणों को समझना होगा, उनकी मुख्य बातें, उनके प्रमुख इतिहासकार और उनकी सीमाएं भी। जी बिल्कुल। कोई भी एक दृष्टिकोण पूरी सच्चाई नहीं बताता। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए इन सभी पर्सपेक्टिव्स की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एकदम सही। और प्रीलिम्स के लिए इतिहासकारों के नाम और उनके प्रमुख किताबों या अवधारणाओं जैसे देसाई के 5 चरण, गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज, इनको याद रखना उपयोगी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 2 पर आते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और इसे समझने के लिए हम सीधे 2014 मेंस के उस सवाल पर आते हैं जो आपने शुरू में बताया था। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं भारतीय सैनिक होने के बावजूद मजबूत भारतीय शासकों को क्यों हरा सकी? ये सवाल सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं, बल्कि यूरोपीय, खासकर ब्रिटिश बढ़त के पूरे ताने बाने का है। और इसकी जड़ें यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन में छुपी हैं, है ना? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पुर्तगालियों से, पोर्चुगीज। सवाल उठता है कि उन्हें समुद्री रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्यों? दरअसल रोमन साम्राज्य के पतन और फिर 7वीं सदी में अरबों के उदय के बाद यूरोप भारत का सीधा व्यापार वो कम हो गया था। अच्छा। फिर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो गया। हाँ, तो वो जमीनी रास्ता मतलब मुश्किल हो गया। बिल्कुल, और महंगा भी। जमीनी रास्ते और लाल सागर पर अरबों का कंट्रोल था। यूरोप में भारतीय मसालों, रेशम, कीमती पत्थरों की मांग बहुत थी, लेकिन अब ये बहुत महंगे और मुश्किल से मिलते थे। इसी पृष्ठभूमि में वास्को ड गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचता है। ये प्रीलिम्स का बेहद कॉमन फैक्ट है। जी। लेकिन पुर्तगालियों की शुरुआती नीतियां क्या थीं? सिर्फ व्यापार या कुछ और भी था? उनके 2 मुख्य गवर्नर याद रखने लायक हैं। पहला फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। हाँ, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, यानी जमीन पर किले बनाने के बजाय समुद्र पर, हिंद महासागर पर अपना दबदबा कायम करने पर जोर दिया। अच्छा, नेवी पर फोकस। जी। दूसरा अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। हाँ, 1510 ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये भारत में उनकी पहली टेरिटोरियल पोजेशन बनी। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश भी की। उनकी नीति स्पष्ट थी,
मसालों के व्यापार पर एकाधिकार और ईसाई धर्म का प्रचार। उनका रवैया भारतीय शासकों और धर्मों के प्रति कैसा रहा, मतलब शुरू में? शुरुआत में वे हिंदुओं के प्रति ठीक थे क्योंकि उनका मुख्य दुश्मन मुस्लिम व्यापारी थे। लेकिन 1560 में गोवा इंक्विजिशन शुरू होने के बाद वे काफी असहिष्णु हो गए। जबरदस्त धर्मांतरण भी हुआ। मुगल बादशाहों अकबर, जहांगीर, शाहजहां के दरबार में उन्होंने मिशनरीज भेजे, पर धर्मांतरण में खास सफलता नहीं मिली। बल्कि हुगली बंगाल में उनकी लूटपाट और दास व्यापार जैसी गतिविधियों के कारण 1632 में शाहजहां ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अच्छा, तो उनके पतन के क्या कारण रहे फिर इतनी जल्दी? कई कारण थे। एक तो उनकी धार्मिक असहिष्णुता ने लोगों को नाराज किया, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया। फिर 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ जुड़ गया तो उनकी शक्ति बढ़ गई। ब्राजील की खोज के बाद उनका ध्यान उधर ज्यादा चला गया। हाँ, ये भी है। और सबसे बड़ा कारण डच और अंग्रेजों से बढ़ती समुद्री और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जिनसे वे मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, तो कंपटीशन बढ़ गया। जी हाँ, एक और प्रीलिम्स फैक्ट, पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे 1498 और जाने वाले आखिरी 1961 गोवा दमन दीव से। हाँ, ये बहुत बाद तक रहे। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच, क्या उनका एजेंडा भी पुर्तगालियों जैसा था या अलग था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, VOC कहते हैं उसे, वो 1602 में बनी। ये सरकार द्वारा समर्थित थी और काफी शक्तिशाली थी। अच्छा। लेकिन उनका मुख्य निशाना भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया, जो ईस्ट इंडीज कहलाता था, उसके मसाला द्वीप थे। मसालों पर फोकस। हाँ, भारत में उन्होंने जरूर फैक्ट्रियां खोली, मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, बंगाल, कोचीन वगैरह। वे यहाँ से रेशम, कपास, नील, चावल, अफीम का व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों से उनकी टक्कर कैसे हुई? यहाँ भी हुई होगी। टक्कर तो होनी ही थी। एक कुख्यात घटना है 1623 का एम्बोइना मैसेकर, इंडोनेशिया में। हाँ, पढ़ा है। जहां डचों ने कई अंग्रेज व्यापारियों को मार डाला। इससे दुश्मनी बढ़ी, भारत में भी संघर्ष हुए। निर्णायक मोड़ आया 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में, बंगाल में। बेदारा 1759। जी, जहां अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया। इससे भारत में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लगभग खत्म हो गई। एक समझौते के तहत वो इंडोनेशिया पर फोकस करने लगे और अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। प्रीलिम्स फैक्ट्स: VOC 1602, एम्बोइना मैसेकर 1623, बैटल ऑफ बेदारा 1759। तो डच मुख्य रूप से व्यापारी रहे, राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश में अंग्रेजों से पिछड़ गए। अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदार पर, अंग्रेज। इंग्लिश। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC 1600 में बनी। भारत में इनकी एंट्री कैसे हुई? आसान थी। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया व्यापारिक रियायतें मांगने। हॉकिंस। जहांगीर ने स्वागत तो किया, पर सूरत में फैक्ट्री की इजाजत पुर्तगाली दबाव के कारण नहीं दी। अच्छा, पुर्तगालियों का दबदबा था तब। हाँ, फिर 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगालियों को हराया। इस नौसैनिक जीत से जहांगीर प्रभावित हुआ और 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री की इजाजत मिल गई। ये अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी। अच्छा, तो नेवी की जीत काम आई। प्रीलिम्स फैक्ट: सूरत फैक्ट्री 1613। फिर सर थॉमस रो का क्या योगदान रहा? उनका नाम भी आता है। सर थॉमस रो 1615 में किंग जेम्स आई के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए। वो 3 साल रहे, 1615 से 18 तक। उन्होंने कोई सीधी ट्रीटी तो साइन नहीं की, पर मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों के लिए व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने, जैसे आगरा, अहमदाबाद, भड़ौंच में, इसके अधिकार हासिल किए। इसने भारत में अंग्रेजी व्यापार का आधार मजबूत किया। और दक्षिण में? दक्षिण में भी वे पैर जमा रहे थे। मसूलीपट्टनम में 1611 में, और फिर मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया 1639 में, जो उनका मुख्यालय बना। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, ठीक है। बंगाल में उनकी एंट्री कैसे हुई? और वो 1717 का फर्रुखसियर का फरमान, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? उसे तो कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, बंगाल जो उस समय सबसे समृद्ध सूबा था, वहां उन्हें 1651 में हुगली में व्यापार की इजाजत मिली। लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के फरमान से। अच्छा। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन बादशाह के पास गया था और उन्होंने 3 फरमान हासिल किए। सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के लिए था। क्या था उसमें? कंपनी को सालाना 3000 रुपए के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए मुक्त व्यापार की इजाजत मिल गई।
सिर्फ 3,000 रुपए में? जी। साथ ही कंपनी को अपने माल की आवाजाही के लिए दस्तक यानी पासेस जारी करने का अधिकार मिला। अच्छा, ये दस्तक। हाँ, इसी दस्तक का आगे चलकर कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग करेंगे, जो नवाबों के साथ झगड़े का बड़ा कारण बनेगा। गुजरात और हैदराबाद के लिए भी रियायतें मिली। तो प्रीलिम्स फैक्ट्स: EIC 1600, हॉकिंस 1609, बेस्ट्स विक्ट्री 1612, सूरत फैक्ट्री 1613, रो 1615 to 18, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास 1639, फोर्ट विलियम कलकत्ता में बना, शहर इसके आसपास बसा, और फर्रुखसिया फरमान 1717। जी। यहीं से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहीं, ऐसा लगता है। वे अब भारतीय राजनीति में दखल देने लगे थे। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक वॉर्स, कर्नाटक युद्ध, जहां उनकी टक्कर फ्रांसीसियों से हुई, फ्रेंच। ये युद्ध उस 2014 वाले मेंस प्रश्न के उत्तर की कुंजी है शायद। बिल्कुल। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, यानी अंग्रेजों से काफी बाद में। उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में खुली। उनका मुख्य केंद्र पौंडीचेरी था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, 1740 से 1763 तक, जो असल में यूरोप में चल रही उनकी दुश्मनी का ही विस्तार था। अच्छा, तो पहला कर्नाटक युद्ध 1740-48 का क्या कारण और नतीजा रहा? तत्कालिक कारण था यूरोप का ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। भारत में अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पकड़े, तो जवाब में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनेस की मदद से 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर कब्जा कर लिया। हाँ, युद्ध 1748 की ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल से खत्म हुआ। इसमें तय हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को वापस मिलेगा और बदले में फ्रांसीसियों को नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग मिलेगा। लेन देन हुआ। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक क्या था? क्या वो बैटल ऑफ सेंट थोमी थी? उसके बारे में बताइए। हाँ, 1746 में हुई बैटल ऑफ सेंट थोम, अड्यार नदी के पास, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की बहुत बड़ी पारंपरिक भारतीय सेना को आसानी से हरा दिया। अच्छा, छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। हाँ, इसने 2 बातें साफ कर दी। एक, यूरोपीय सैन्य ट्रेनिंग और अनुशासन भारतीय सेनाओं से कहीं बेहतर था। 2, नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर भारत में सफलता के लिए जरूरी थी। इसने यूरोपीय शक्तियों को भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देने का हौसला दिया। और यही दखलंदाजी दूसरे कर्नाटक युद्ध 1749-54 का कारण बनी, है ना? एकदम। इस बार लड़ाई सीधे भारतीय रियासतों हैदराबाद और कर्नाटक आर्कॉट के उत्तराधिकार को लेकर थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स बहुत महत्वाकांक्षी था। डुप्लेस? उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहेब का साथ दिया। अंग्रेजों ने उनके प्रतिद्वंदियों नासिर जंग हैदराबाद और अनवरुद्दीन या बाद में उसके बेटे मोहम्मद अली कर्नाटक का पक्ष लिया। अच्छा, प्रॉक्सी वॉर जैसा। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में फ्रांसीसी सफल रहे, लेकिन 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज आर्कॉट पर कब्जा ने पासा पलट दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ एंट्री होती है। डुप्लेस की रणनीति क्या थी? उसे क्यों वापस बुला लिया गया फिर? डुप्लेक्स ने ही एक तरह से सब्सिडरी अलायंस की नींव रखी थी, भारतीय शासकों के खर्चे पर उनके दरबार में सेना रखना। अच्छा, ये उसने शुरू किया। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन उसकी नीतियां महंगी साबित हो रही थीं और फ्रांसीसी कंपनी को नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ अंग्रेजों को क्लाइव जैसा शानदार लीडर मिल गया था। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्लेक्स को 1754 में वापस बुला लिया। 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई, जिससे शांति तो हुई पर तनाव बना रहा। प्रीलिम्स फैक्ट्स: डुप्लेक्स, क्लाइव, आर्कॉट सीज 1751। और फिर तीसरा और निर्णायक कर्नाटक युद्ध 1758-63, इसमें क्या हुआ? ये यूरोप के 7 इयर्स वॉर 1756-63 का हिस्सा था। इस बार लड़ाई निर्णायक थी। 1760 में हुई बैटल ऑफ वांडीवाश। वांडीवाश 1760? जी, इसमें अंग्रेज जनरल सर आयर कूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसी कमांडर काउंट डे लाली पकड़ा गया। युद्ध 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस से समाप्त हुआ। इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म कर दिया। उन्हें उनकी फैक्ट्रियां जैसे पौंडीचेरी वापस तो मिली, पर वो किलेबंदी नहीं कर सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे। वे सिर्फ व्यापारी बनकर रह गए। अंग्रेजों के लिए मैदान साफ हो गया था।
तो फ्रांसीसी कहानी खत्म। चलिए, प्रीलिम्स फैक्ट्स: थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 to 63, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1760, सर आयरकूट ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। जी। तो अब हम वापस उस 2014 मेंस के सवाल पर आते हैं। अंग्रेज क्यों जीते? इन पूरी चर्चा से क्या कारण उभर कर आते हैं? बताइए। हाँ, तो कई लेयर्स हैं इसमें। पहला, सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी। अंग्रेजों के पास बेहतर बंदूकें थीं, जैसे मजल लोडिंग मस्केट्स, बेहतर तोपें थीं और उनकी सैन्य रणनीति ज्यादा आधुनिक थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का फर्क। जी। दूसरा, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। उनकी सेना ज्यादा अनुशासित थी, सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था, जिससे वफादारी बनी रहती थी। हाँ, और डिसिप्लिन भी। सुना है रेगुलर सैलरी मिलती थी, जबकि भारतीय सेनाओं में ऐसा नहीं था शायद। बिल्कुल। भारतीय शासकों की सेनाएं अक्सर सामंती ढंग की थीं, जहां सैनिक अपने सरदार के प्रति ज्यादा वफादार होते थे और वेतन अक्सर अनियमित होता था। तीसरा, सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम। अंग्रेज अधिकारियों का चयन काफी हद तक योग्यता पर आधारित था, जबकि भारतीय राज्यों में अक्सर वंशवाद और भाई भतीजावाद हावी था। नेतृत्व और संसाधनों का भी फर्क रहा होगा। बिल्कुल। चौथा, ब्रिलियंट लीडरशिप। अंग्रेजों के पास क्लाइव, आयरकूट, लॉरेंस जैसे सक्षम और डिसाइसिव नेता थे। जरूरत पड़ने पर सेकंड लाइन लीडर्स भी तैयार थे। पांचवा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसे ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन था। उसके पास ज्यादा वित्तीय संसाधन थे, जिससे वे लंबे युद्ध लड़ सकते थे, अपनी सेना को मेंटेन कर सकते थे। पैसे की ताकत। जी। छठा, नेशनलिस्ट प्राइड। अंग्रेज अधिकारियों में अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा था, जो उन्हें एकजुट रखता था। और भारतीय पक्ष की कमजोरियां क्या थीं? मतलब हम क्यों हारे? भारतीय शासकों में एकता का भारी अभाव था। वो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे और यूरोपीय शक्तियों को अपने झगड़ों में इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये तो है। उनकी सैन्य तकनीक पिछड़ी हुई थी। उन्होंने नौसेना के महत्व को बिल्कुल नजरअंदाज किया। और सामाजिक रूप से भी उस समय के भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना या एकता की वो भावना नहीं थी जो अंग्रेजों में थी। ये सब मिलकर अंग्रेजों की सफलता और भारतीय शासकों की हार का कारण बने। ये विश्लेषण मेंस के उत्तर के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने स्पेक्ट्रम के शुरुआती 2 अध्यायों को खंगाला। हमने देखा कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि उसे समझने के स्रोतों और नजरियों का भी अध्ययन है। फिर हमने देखा कि कैसे व्यापार करने आई यूरोपीय कंपनियां, खासकर अंग्रेज, धीरे धीरे भारत की राजनीतिक शक्ति बन बैठीं। हाँ, हमने आर्काइवल सोर्सेज से लेके हिस्टोरियोग्राफी के कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न जैसे दृष्टिकोणों को समझा। फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के आगमन, उनकी नीतियां, उनकी आपसी लड़ाइयों, खासकर निर्णायक कर्नाटक युद्धों पर चर्चा की। प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्ट्स जैसे डेट्स, नेम्स, ट्रीटीज, बैटल्स और मेंस के लिए जरूरी एनालिसिस जैसे अंग्रेजों की सफलता के कारण, दोनों को जोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या भारत में ब्रिटिश विजय महज एक एक्सीडेंट थी, जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं, या ये एक सोची समझी योजना का नतीजा थी? अच्छा सवाल है। इतिहास में टर्निंग पॉइंट्स की बात होती है। क्या 1740 कर्नाटक युद्ध की शुरुआत, 1757 प्लासी या 1761 पानीपत थर्ड को भारत में ब्रिटिश राज की असल शुरुआत माना जाना चाहिए? इन पर विचार कीजिएगा। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की कुछ और गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।